Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study tissues, which is chapter 6 of class 9. In part 1 of the same chapter, we have already studied plant tissues. If you have missed that video, you can see the link of the same in the description box. In this particular video, we'll be studying animal tissues and we'll be studying in detail about epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. इसी चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल की बॉडी को बिल्ड करने के लिए उसमें प्रेजेंट बोन, टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज उसका फ्रेमवर्क बनाती है, जो बॉडी को सीधा खड़ा रहने में या उसे शेप देने में मदद करती है। इन सबको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं बिकॉज दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसा ही कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड भी है, क्योंकि ब्लड भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फ्लो करता है और उन्हें कनेक्ट करता है। इन बोन्स के ऊपर हमारे मसल्स होते हैं जो बोन के सरफेस को स्मूथ करते हैं और हेल्प करते हैं मूवमेंट में। पूरी बॉडी में हमारी नर्व्स होती है, जो नर्व्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और इंटरनल एनवायरनमेंट से में होने वाले किसी भी चेंज या स्टिमुलस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचाते हैं और इन्हीं सिग्नल्स के हिसाब से हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हुआ हमारा नर्वस टिश्यू। अब पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू विच कवर्स द कंप्लीट बॉडी, जो पूरी बॉडी के सरफेस को कवर करता है। और इसी तरीके से कोई भी इंटरनल ऑर्गन जो है, उस इंटरनल ऑर्गन की बाहर भी ये प्रोटेक्टिव लेयर एपिथेलियल टिश्यू की होती है, जिनसे कोई भी मटेरियल बाहर जाना है या अंदर आना है तो इसी एपिथेलियल टिश्यू से होकर आएगा या जाएगा। तो सभी group of tissues, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue and epithelial tissue forms the complete structure of an organism and perform all the functions. सबसे पहले पढ़ते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो सभी ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करता है। क्योंकि ये सभी ऑर्गन्स को कवर कर रहा है तो ये डिफरेंट सिस्टम्स को सेपरेट करता है और उनके बीच में बैरियर का काम करता है। किसी भी मटेरियल को बॉडी के अंदर या बाहर जाना है तो उसे एपिथेलियल टिश्यू से होकर जाना पड़ेगा। सो इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ materials between the body and external environment and also between different body parts. एपिथेलियल टिश्यू के नीचे दूसरे टिश्यूज से सेपरेट करने के लिए एक फाइबरस मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स क्लोजली पैक्ड हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। एपिथेलियल टिश्यू के हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, सिंपल स्क्वैमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। इनमें शेप का डिफरेंस होता है। आप स्क्वैमस में देख सकते हैं स्क्वायर शेप सेल्स है, ये थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं। और हमारी जो माउथ की लाइनिंग होती है जो सॉफ्ट होती है और इसोफेगस में ये सेल्स देखे जा सकते हैं। स्किन में बहुत लेयर्स में ये सेल्स होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है स्ट्रैटिफाइड मेनी लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी तरीके से जो सेकेंड टाइप है कॉलमनर एपिथेलियम, नाम से पता चल रहा है द सेल्स आर कॉलम लाइक या फिर टॉल। ये हमारे इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं और उसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन
हेल्प करते हैं। अगर इन सेल्स के ऊपर सीलिया होता है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसे बोला जाता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ऐसे सेल्स हम देख सकते हैं अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जहां पे ये हेल्प करते हैं टू पुश द म्यूकस फॉरवर्ड। तीसरा टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एपिथेलियल सेल्स आर क्यूब शेप और ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में। ये टिश्यू अगर अंदर की तरफ फोल्ड होके एक थैली जैसा या ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, तब इस एपिथेलियम को कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंड्स सिक्रीशंस करता है कुछ सब्सटेंसेस की। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये टिश्यू कनेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। इसके सेल्स जो है लूजली पैक्ड होते हैं और वो एम्बेडेड होते हैं एक मैट्रिक्स में, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो कि लिक्विड हो सकती है जैसे कि ब्लड में होती है, सॉलिड हो सकती है जैसे कि बोन में होती है, और जेली लाइक होती है एनुलर टिश्यू में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में आता है हमारा ब्लड। ब्लड जो है उसमें हम जानते हैं सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा में। प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। और ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, और इसीलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। बोन जो है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, इसे हम बीच में से मोड़ नहीं सकते। इसके सेल्स इसीलिए हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस की बनी है। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है और ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है और अपने साथ मसल्स को जोड़े रखती है। देखते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस फिगर से हमें समझ में आ रहा है, यदि ये दो बोन्स हैं तो बोन्स के सरफेस को स्मूथ करता है कार्टिलेज, और दोनों बोन्स को कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट, जो कि एक इलास्टिक टिश्यू है। बोन को मसल से अटैचमेंट करता है टेंडन, ये ग्रे कलर का। स्किन या एपिथेलियल टिश्यू और मसल के बीच में जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, और एरियोलर टिश्यू के साथ जो फैट ग्लोब्यूल्स एम्बेडेड है उनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, जो एक इंसुलेटर का काम करते हैं। देखते हैं अब इनका स्ट्रक्चर। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो वाइडली स्पेस सेल्स हैं और उनकी मैट्रिक्स सॉलिड होती है, जो कि प्रोटीन्स और शुगर्स की बनी होती है। ये बोन सरफेस को स्मूथ करती है। इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। लिगामेंट जैसे मैंने आपको बताया था ये इलास्टिक है, इसमें बहुत कम मैट्रिक्स होती है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड कनेक्ट टू बोन्स। टेंडन्स में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है और ये फाइब्रस टिश्यू है, बट इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ये मसल को बोन से कनेक्ट करती है। एरियोलर टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स इन द बोन मैरो। ये ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को फिल करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और रिपेयर ऑफ टिश्यू में हेल्प करता है। एडिपोज टिश्यू स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। इसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू, जो इलोंगेटेड सेल्स का बना है, जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। कि फाइबर्स में प्रोटीन्स होते हैं
जिनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बॉडी के सभी मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के हैं, स्ट्राइटेड जिसे हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल जिन्हें हम हार्ट मसल्स भी कहते हैं। स्ट्राइटेड का मतलब होता है कि यदि हम इसमें एक स्टेन डालते हैं तो इसके ऊपर बैंड्स दिखाई देते हैं। तो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स आर आल्सो स्ट्राइटेड, लेकिन स्मूथ मसल्स में स्ट्राइशंस नजर नहीं आते, तो दे आर अनस्ट्राइटेड। जो स्केलेटल मसल्स है ये हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहे अपने लिम्स का मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये वॉलेंट्री मसल्स है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। आप देख सकते हैं जो स्केलेटल मसल्स है दे आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल, लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड है, सेंटर में से थिक और साइड्स में से थिन। और कार्डियक मसल्स भी सिलिंड्रिकल है। जो स्केलेटल मसल्स है अनब्रांच्ड है, स्मूथ मसल्स भी अनब्रांच्ड है, लेकिन कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड है। Striated muscles multinucleate है, they contain many nucleus in the single cell. Smooth muscles or cardiac muscles uninucleate है, they contain only one nucleus in each cell. Striated muscles हमारे limbs में होते हैं. Smooth muscles iris of eye, ureter and bronchi of lungs, जो हमारे कंट्रोल में जिनके मूवमेंट्स नहीं है। और इसी तरीके से कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में होते हैं, जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन फिगर्स को और डिफरेंसेस को आपको याद करना है। फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। इस टिश्यू के सेल्स को हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इन्हीं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स की बनी होती है। न्यूरॉन का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो वो बिल्कुल सेल जैसा होता है, जिसकी एक सेल बॉडी है। उसकी लंबी एक्सिस को हम एक्सॉन कहते हैं और इसके ब्रांच्ड फाइबर्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर से स्टिमुलस या सिग्नल्स को रिसीव करता है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से सेल बॉडी इस मैसेज को एक्सन तक पहुंचाता है। एक्सन से ही नर्व एंडिंग्स तक जाता है। नर्व एंडिंग्स दूसरे नर्व सेल के कांटेक्ट में है, जहां से ही मैसेज एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक पास होता है और अल्टीमेटली ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है and send the message to muscles and nerves to respond to stimuli. इस वीडियो में मैंने एनिमल टिश्यूज को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मेरे बाकी वीडियो भी आपको कैसे लग रहे हैं जरूर लिखिए, जिससे मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं आपके कमेंट के आधार पर। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरा नेक्स्ट वीडियो क्लास 10 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।